नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेज। आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसके लिए आपको करना होगा, डाउनलोड करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने बारे में हम बता दें कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। दोस्तों, अन अकेडमी एक आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, वो सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को तथा अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी पे जो भी सिलेबस है वह कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। अब मैं यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन बता दूं कि दोस्तों, जब यूपीएससी सीएससी हिंदी पे दो तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस कोर्स। प्लस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? प्लस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। इसके लिए आपको मतलब समझ लीजिए कि 4 चीज आपको मिलेगा: लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1 महीने का। जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 9,000 रुपए। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 22,500 रुपए। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,500 रुपए। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 49,500 रुपए। और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है मतलब 2 साल का 72,000 रुपए। और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड, जो हमारा कोड है AKS001, AKS001 का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको 1 महीने की जो फीस है वह लगेगा 9,000 की जगह पे 10% छूट के साथ 8100 रुपए। 3 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 20,250 रुपए। और 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 40,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 36,450 रुपए। और 12 महीने का मतलब 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49,500 की जगह पर अगर आप हमारा कोड AKS001 का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और 44,550 रुपए इसके लिए आपको पेड करना होगा। इसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए देना होगा 72,000 की जगह पे 64,800 रुपए। और इसी तरह 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 90,000 की जगह पे 81,000 रुपए देना होगा। दोस्तों, इस कोरोना ने जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। दोस्त, यह प्लस कोर्स उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपनी मंजिल से काफी दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है क्योंकि आपको लाइव रोज डेली लाइव क्लास मिलेगा,
टेस्ट सीरीज होगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और समझ लीजिए कि आप इससे कितना बेहतर आपका तैयारी हो सकता है। इसलिए दोस्त आप अनअकैडमी के इस प्लस कोर्स से जरूर जुड़िए और आप लोग हमारे कोड जो AKS001 जो हमारा कोड है, इसके तहत आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। अब हम देखते हैं दूसरा जो कोर्स है यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन में, वो है आइकोनिक कोर्स। आइकोनिक कोर्स ये आइकोनिक कोर्स किसके लिए रखा गया है? यह आइकोनिक कोर्स रखा गया है उनके लिए जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी एक दिन में होती नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? 3 से 4 साल 5 साल का वक्त चाहिए। और अनअकैडमी ने बहुत ही बेहतर प्रोग्राम लेकर आया है आइकोनिक कोर्स। यह समझ लीजिए कि अगर आप सही तरीके से इससे जुड़ गए और आपने सही तरीके से इस पर तैयारी कर लिया अनअकैडमी के अनुसार, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि यह आपको 8 तरह की सुविधाएं दे रहा है। क्या क्या दे रहा है? आपको लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच, डेली मेंस Q&A प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक आपको मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि 8 तरह की सुविधाएं आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आइकोनिक कोर्स में मिलेगा। अब सोचिए कि इससे आपका कहाँ कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जहाँ भी डाउट होगा आपको उसका हल आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप चैनल पे जाके हल खोज सकते हैं। इसलिए दोस्त आप लोग जरूर जुड़िए और आप लोग हमारे कोड के तहत जरूर एडमिशन लीजिए। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वह बहुत ही नॉमिनल है। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 69,500 रुपये। मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 69,500 रुपये। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1,07,000 रुपये। और 36 महीने का मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1,41,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 10% का। और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपको 69,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 62,550 रुपये देना होगा। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, वो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 1,07,000 की जगह पे 96,300 रुपये देना होगा। और 36 महीने का 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 1,41,000 की जगह पे 1,26,900 रुपये देना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है इसको प्रयोग करना होगा, तो आपको इस पे 10% की छूट मिलेगी। इसलिए दोस्त आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए और हमारे कोड AKS001 का जरूर प्रयोग कीजिए, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो सके। अब यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 1 महीने की जो फी रखी गई है वो रखी गई है कितना? 5,000। 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 22,500 रुपये। 12 महीने का मतलब 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 27,500 रुपये। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 40,000 रुपये। और 36 महीने यानी 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 50,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 5,000 की जगह पे 4,500 रुपये देनी होगी। 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह आपको 22,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये देनी होगी। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो आपको
10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये देनी होगी। 24 महीने मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, उसमें आपको 10% डिस्काउंट के साथ 40,000 की जगह पे 30,000 रुपये देना होगा। और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 50,000 की जगह पे 45,000 रुपये देने होंगे। सोचिए दोस्त, मात्र 45,000 रुपये में आपको 3 साल तक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आप पढ़ाई कर सकते हैं। सोचिए कि यह कितनी कम, बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब इससे कम फीस पे कोई भी एकेडमी आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए तथा आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल APSC हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है, इसके तहत जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है, जिससे आपका और हमारा साथ इस प्लेटफॉर्म पे लंबा चल सके। यूपीएससी CSC 2021 के लिए मात्र 6 महीने बचे हैं। इसलिए आप लोग अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 27 जून को क्या है, प्रीलिम्स का एग्जाम है 27 जून को। इसलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। यूपीएससी यूपीएससी CSC 21 के लिए अन अकेडमी ने चैंपियंस कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 6 महीने में GS बैच कोर्स और यूपीएससी CSC प्रीलिम्स 2021 बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। चैंपियंस 6 महीने के लिए GS कोर्स है, जिसमें क्या किया जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम 2021 के लिए बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। क्या क्या मिलेगा इसमें, कंप्लीट GS सिलेबस प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज होगा 500 घंटे, फ्री PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा आपको, हाँ, डॉबेट क्लियरिंग सेशन होगा और इंडिया टॉप एजुकेटर आपको इसके लिए पढ़ाएंगे। इसलिए दोस्त, आप चैंपियंस कोर्स में जरूर एडमिशन लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप सहायक बनिए। 6 मंथ बैच जो कोर्स रखा गया है APSC CSC प्रीलिम्स के लिए, में स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से। कंप्लीट GS बैच कोर्स फॉर APSC CSC 2022 के लिए भी 14 दिसंबर से हो रहा है, और कंप्लीट GS बैच कोर्स फॉर APSC CSC 2023 के लिए ये भी 14 दिसंबर से शुरू होगा। मिशन 2023 नाम दिया गया है इसका, इसलिए आप लोग जुड़िए इससे और इसका फायदा उठाइए। अब हम चलते हैं सिलेबस पे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर आप लोगों को, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। कल हम पढ़े थे क्या, हम पिछले क्लास में अपने पढ़े थे उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत क्या किया गया है, भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और उच्चतम न्यायालय क्या होता है, यह भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। न्यायालय जो होता है वह क्या होता है, न्यायपालिका भारतीय संविधान का तथा मूल अधिकारों का संरक्षक है। उसी तरह अब हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में क्या है, भारत राज्यों का संघ है और राज्यों में क्या किया गया है, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यह क्या होता है, हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट के बाद, उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय आता है। और हम इसका अध्ययन करेंगे। भारत के में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वह वर्तमान में 25 है, 25 हो गया। अब हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, वही चीज पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय का गठन, इसके शपथ, इसके न्यायाधीशों की कार्य, इसके कार्य क्षेत्र,
एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में क्या रहेंगे सबसे पहले देखिए, भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रमिक सोपान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है और राज्य के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका। अभी जो बताया है हम क्या है, हायरार्की में उच्च न्यायालय जो होता है वह उच्चतम न्यायालय के बाद आता है। हायरार्की में पदानुक्रम में क्या है, उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय आता है। और यह क्या है, राज्य के स्तर पे, भारत क्या है, राज्यों का संघ है और उच्च न्यायालय जो होता है वो राज्य स्तर पे सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। राज्य के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय की स्थिति क्या होती है, शीर्ष होती है। भाई क्या होता है, हम लोग कल भाई भारत में न्याय व्यवस्था क्या है, भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो पिरामिड के आकार की है। सबसे ऊपर क्या है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के बाद क्या है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बाद क्या होता है, जिला न्यायालय होता है, और जिला न्यायालय के बाद क्या होता है, मुंसफ न्यायालय होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, ग्राम स्तर पे ग्रामीण पंचायत। ये क्या है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वह पिरामिड के आकार की है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि राज्य में जो न्याय व्यवस्था होती है, क्योंकि भाई हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है और राज्य में जो न्याय व्यवस्था होती है उसके तहत उच्च न्यायालय जो होता है वो राज्य की शीर्ष न्यायपालिका होती है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जिला कोर्ट होता है, जिला कोर्ट के बाद क्या होता है, मुंसफ कोर्ट होता है, और मुंसफ कोर्ट के बाद होता है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर। इसलिए राज्य में न्यायिक व्यवस्था का उच्च न्यायालय की स्थिति क्या है, वो शीर्ष पे होती है। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। वर्ष 1866 में, वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ। मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश में, यह इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 में हुई थी। यह यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, हुई थी 1866 में। इसके पश्चात ब्रिटिश भारत में अधिकांश प्रांतों में अपना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। वर्ष 1950 के बाद प्रांतीय उच्च न्यायालयों को ही राज्य के उच्च न्यायालय नाम दे दिया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की गठन की व्यवस्था की गई है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान यह कहता है कि अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और इसी के तहत 25 राज्यों में क्या किया गया है, उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और क्योंकि भारत में कितने हैं, 29 प्रांत, 28 प्रांत हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी को क्या किया गया है, इन्हीं 25 न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के दायरे में रखा गया है। परंतु 7वां जो संविधान संशोधन हुआ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। क्या कर रहा है, कर रहा है कि भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनकी जनसंख्या भी कम है, तो अगर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी तो इसके लिए क्या होता, इसीलिए अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी बोझ बढ़ता। इसीलिए क्या किया गया कि
7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसमें यह जोड़ दिया गया कि सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद के द्वारा कानून बनाकर एक या एक से अधिक राज्यों के लिए या संघ क्षेत्र के लिए क्या करती है, संयुक्त रूप से न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसी के तहत हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेशों के में क्या है, वो किसी न किसी दूसरे प्रदेश के न्यायालय से संबद्ध है। इसी तरह कुछ छोटे प्रदेशों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय रखा गया है। इसी के तहत किया गया है अनुच्छेद संविधान संशोधन 1956 के बाद। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 5 संयुक्त उच्च न्यायालय हैं। न्यायालय की अधिकारिता में संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त। अभी हम जो बताए थे कि वर्तमान में भारत में कितने हैं, 25 न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय। और 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है, वह किया गया है तेलंगाना में किया गया है। 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। और जिनमें से क्या है, 25 में से 5 जो हैं वो संयुक्त उच्च न्यायालय है, मतलब इस एक से ज्यादा प्रदेशों के संयुक्त रूप से न्यायालय हैं। न्यायपालिका की अधिकारिता में भाई न्यायपालिका के जो अधिकार में है क्या है, संशोधन करने की शक्ति जो दिया गया है संविधान के द्वारा, वह संसद को प्राप्त है। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। मात्र 2 यही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन, दिल्ली, और अब चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका क्या है, अपना उच्च न्यायालय है। बाकी और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वह किसी दूसरे उच्च न्यायालयों से क्या है, वो संबद्ध है। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त आवश्यक समझे। क्या कह रहा है क्योंकि अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है, 214 में कहा गया है कि क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक जो उच्च न्यायालय होगा उसमें क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे, से मिलकर बनेगा। प्रत्येक जो उच्च न्यायालय होगा एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिनको क्या किया गया है, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। मतलब कि जजों की संख्या कितनी रखनी है यह राष्ट्रपति के द्वारा इसको निश्चित किया है संसद के माध्यम से। अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 224 क्या कहता है, अनुच्छेद 224 कहता है कि अगर आवश्यकता पड़े, जैसे मान लीजिए क्या है कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा केस पेंडिंग हो गया है और उस पर त्वरित न्याय की जरूरत है और उतने न्यायाधीश नहीं है, तो क्या करती है, यह उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है, या किसमें क्या गया है, अनुच्छेद 224 में कहा गया कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन क्योंकि जिसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, वहां यह हाई कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो सकती। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी। इसे राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
क्या कह रहा है कि संविधान में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। इसको क्या किया गया है, इसको राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी प्रदेश की जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश में है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 190 है। 190 न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी कितनी है, 20 करोड़ से ज्यादा है। जिस जनसंख्या के अनुसार क्या होगा, क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो न्याय व्यवस्था की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो यह क्या किया गया है, यह राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है कि वह क्या करेंगे, कितने न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय में, इसका फैसला उनके विवेक पे छोड़ दिया गया। जबकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है संविधान में, लेकिन उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका कहीं वर्णन नहीं है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं। अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। कह रहा है कि अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि वह निम्नलिखित लोगों से परामर्श करेंगे। तो किससे किसे करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, मतलब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्यों के राज्यपाल से, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 217 का भाई ये नहीं पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति जिसको उठा के चाहे उसी को बना देंगे, नहीं, उसके लिए यह कहा गया है कि राष्ट्रपति इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से। मान लीजिए कि जिस प्रदेश के में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उस प्रदेश के राज्यपाल से करेंगे, और जिस न्यायालय में करनी है उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, उसी के बाद क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। संविधान का यह उपबंध व्यवहारिक स्तर पे अब बदल चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्तियों के कार्यकाल की भूमिका अब शून्य कर दिया है। इसके पश्चात 1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब जो व्यवहारिक स्तर पे यह विचार विमर्श वाला जो है, अब यह स्थिति बदल गई है। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के दूसरे मामले, न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है। अब कार्यपालिका की भूमिका को शून्य कर दिया है। मतलब क्या हुआ, अगर नहीं शून्य किए रहते तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की जिसे सरकार ने क्या किया था, संविधान के हस्ताक्षर के बाद भी वह कानून का रूप नहीं ले पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो अब कार्यपालिका की भूमिका को क्या किया है, न्यायालय ने शून्य कर दिया है। किसमें, न्यायाधीशों की नियुक्ति में। इसके पश्चात 1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या किया गया है, एक नई गाइडलाइन की व्यवस्था की गई है। क्या किया गया है, मार्गदर्शक सिद्धांत।
इन सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल करता है। क्या कर रहा है? क्योंकि पहले क्या था, कार्यपालिका की भूमिका होती थी, उसको 1993 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको शून्य कर दिया कि अब कार्यपालिका की भूमिका न्यायपालिका में नहीं होगी। अब क्या है, नया जो सिद्धांत जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, वही उनका एक मंडल बनाया जाता है, वही इसका फैसला करते हैं। क्या होगा, एक चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम जजों का पीठ बनाया जाता है, वही इसका फैसला करता है। यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की राय पर भी ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं से भी सलाह ले सकता है। क्या कह रहा है भाई, अब क्या करता है, चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम जजों को मिला के एक खंडपीठ का बनाई जाती है और यही फैसला करता है कि इसको क्या किया जाएगा, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इसी के साथ साथ यदि यह खंडपीठ को लगता है कि और लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए तो यह क्या करता है, जिस प्रदेश में नियुक्त करना है, जिस उच्च न्यायालय में नियुक्त करना है जजों को, उसके चीफ जस्टिस से भी वो क्या करता है, राय लेता है और उच्च न्यायालय की जो अन्य जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय की जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी भी राय वो ले सकता है। ले सकता है, यह जरूरी नहीं है, लेकिन कहा जा गया है कि उसमें वह ले सकता है। और न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 217(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 217(2) में क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या अधिवक्ता रह चुका हो। क्या कहा गया है कि उसको क्या होना चाहिए, 10 साल का न्यायिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वह कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता वकील के रूप में कार्य कर चुका है, अगर तो वह व्यक्ति क्या होता है, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। शपथ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का शपथ प्रतिज्ञान क्या होता है, इसको देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस शपथ में महत्वपूर्ण बिंदु लिखित है। क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीशों के लिए शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। अगर मान लीजिए कि राज्यपाल नहीं है तो उनके द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है वह शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा। पहला है चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों का जो मुख्य उच्च न्यायालय के, वो क्या शपथ लेते हैं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखना। दूसरा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। तीसरा, सम्यक आचरण और अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना पद के कर्तव्यों का
पालन करना और संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। क्या करना? अपने अच्छे आचरण से, अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, बिना किसी पक्षपात के, बिना भय के, या बिना किसी से प्रेम ना किसी से द्वेष के बिना वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब क्या हुआ? वह निष्ठापूर्वक संविधान की रक्षा करेगा और संविधान के तहत जो विधि दिया गया है, कानून बनाया गया है, उसकी मर्यादा भी वो रखेगा। यही शपथ लेता है कौन? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजकर पदमुक्त हो सकता है। क्या किया गया है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु कितना निर्धारित किया गया है कार्य करने की? 62 वर्ष तक। जैसे उच्चतम न्यायालय में कितना था? 65 वर्ष। उसी तरह राज्यों में क्या रखा गया है? उच्च न्यायालयों में 62 वर्ष रखा गया है। लेकिन देखिए, यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि बिल्कुल उसको 62 वर्ष तक रहना ही होगा। अगर वह उसके पहले भी अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है, वह अपने पद को छोड़ सकता है। न्यायाधीशों की जो न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब उनकी आयु 45 वर्ष पूरी हो चुकी हो। क्या कहा है? संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यायाधीशों की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जो न्यायपालिका की जो आंतरिक औपचारिक प्रक्रिया है उसके तहत यह माना गया है कि कम से कम आयु जो होना चाहिए, न्यायाधीश बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए। भाई क्या कहा गया है कि 10 साल तक उसको क्या है? न्यायिक सेवा से जुड़े होने का अनुभव प्राप्त हो, मतलब वह क्या हो? अधिवक्ता रहा हो। तो मान लीजिए, तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति 10 साल तक किसी अन्य न्यायालयों में प्रैक्टिस करेगा तो उम्र उसके ऐसे भी 45 साल होनी चाहिए। कोई 20 साल की उम्र से तो प्रैक्टिस करेगा नहीं, 30-35 साल की उम्र से करता है। तो एक देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? अनुभव भी बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुभव भी बढ़ता है। और क्या होना चाहिए? न्यायाधीश के पद पे वैसे भी क्या होना चाहिए? अनुभवहीन व्यक्ति को नहीं, अनुभव युक्त व्यक्ति को बैठना चाहिए। न्यायाधीशों की आयु से संबंधित न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया। मान लीजिए कि अगर न्यायाधीश की आयु को लेकर कोई मामला फंस गया तो इसका निराकरण कहाँ होगा? कोर्ट के अंदर नहीं होगा। इसका निराकरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर, उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण हो जाने पर वह पद को छोड़ देता है। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया क्या है? न्यायाधीशों को अगर हटाना हो तो किस तरह से? ये तो नियुक्ति हो गई, तो अब हटाने की प्रक्रिया संविधान में सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में निम्न प्रक्रियाएं वर्णित किया। क्या कह रहा है? अगर राष्ट्रपति, अगर संविधान के में अगर
दिया कहा गया कि अगर न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार सिद्ध हो जाता है तो उसको कदाचार के आधार पे, उसकी अक्षमता के आधार पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, न्यायाधीशों की हटा सकते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया है, हटाने के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया गया है। अब उसको हम देखते हैं क्या कि किस तरह से हटाया जाएगा। पहला है लोकसभा के 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपना। क्या कर रहा है, हटाने की जो प्रक्रिया के तहत जो क्राइटेरिया का निर्माण किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा के क्या होने चाहिए, 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष को सौंपना होगा। मान लीजिए कि अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 100 लोकसभा के सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्य के हस्ताक्षर वाला जब पत्र इसको सौंपना होगा, सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपना होगा। दूसरा, अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत दोनों कर सकता है। क्या कर रहा है, अगर ये पावर दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को कि वह चाहे तो क्या कर सकता है, जो यह प्रस्ताव दिया गया है 100 लोकसभा के सांसदों द्वारा और 50 राज्यसभा के सांसदों द्वारा, तो वह उसको अस्वीकृत भी कर सकता है अगर उसमें कुछ उसको त्रुटियां नजर आती हैं तो। तीसरा, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। मान लीजिए कि क्या हुआ कि सभापति या अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव है वो अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अध्यक्ष या सभापति एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे जो क्या करेंगे, न्यायाधीशों पे लगे आरोपों की जांच करेगा। अब 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन लोग होंगे, 3 जो सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा उसमें कौन कौन लोग होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। 3 सदस्यीय जो पीठ का गठन किया जाएगा इसकी जांच करने के लिए, उसमें कौन होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होगा। 3 जो सदस्यों का गठन किया जाएगा कमेटी का, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाएगा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाएगा और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होगा। इन्हीं 3 लोगों की कमेटी इस पर फैसला देगी। 5वां, यदि समिति इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी होने के कारण या अन्य आधार पर अयोग्य है तो सदन इसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पर विचार कर। सब कुछ क्या किया है, अब इस कमेटी पर निर्भर करेगा। या अगर कमेटी को लगता है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है न्यायाधीश के ऊपर वह कदाचार का दोषी है तो वो क्या करती है, अब वह रिकमेंडेशन करती है तो उस पर क्या किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, महाभियोग पे विचार किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास संतुष्टि के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। क्या हुआ भाई, हटाने के लिए राष्ट्रपति को अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो तो हटाने की एक प्रक्रिया है। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए सबसे बड़ी प्रक्रिया यह है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र सभापति या अध्यक्ष दोनों सदनों में से कहीं भी देना होगा।
उसके लिए वो क्या करेंगे, अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह उसको स्वीकार करें या खारिज कर दें। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या करेंगे, एक प्रक्रिया के तहत एक 3 सदस्यीय पीठ का निर्माण करेंगे, जो आरोप लगाया गया है न्यायाधीश पे उसकी जांच करने के लिए। उसमें किसको रखा जाएगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस राज्य के न्यायाधीश के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता, वह इन आरोपों की जांच करेगा। अगर वह इन आरोपों में दोषी पाता है न्यायाधीश को, तो वह क्या करेगा, वह कदाचार अगर सिद्ध हो जाता है तो उसी के आधार पे वह क्या करता है, वह महाभियोग चलाने का अपना निर्णय देता है। अगर महाभियोग पास हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, दोनों सदन, क्योंकि देखिए इस पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, दोनों सदनों से के द्वारा विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पारित करके उसको राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से मुक्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यही हटाने की प्रक्रिया है। देखिए मेंस में पूछ सकता है, इसको मेंस के अंदर पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है, 125 शब्द या 200 शब्द में, तो आपको यही लिखना है। अब है वेतन एवं भत्ते, मतलब कितना वेतन मिलता है और कहाँ भारित होता है, इसको हम देखते हैं, जो पीटी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कई बार पूछा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्तों को संसद द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया। इनमें न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता किसके द्वारा तय किया जाता है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि जब तक कि न्यायाधीश अपने पद पे हैं उनके क्या किया जाता है, उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन कल भी हम लोग पढ़े थे, अनुच्छेद 360 के तहत अगर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है उस दौरान इनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 360 के तहत अगर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में क्या किया जाता है, कटौती की जा सकती है। यह क्या है, अपवाद है, यह अपवाद के रूप में है, क्योंकि भारत में अभी तक कभी इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई है, अव्यवस्था, वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन रखा गया है, कई बार पीटी के एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे वेतन, इसलिए वेतन याद रखना चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख प्रति माह, और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपये। मतलब मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है, चीफ जस्टिस ऑफ क्या, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो वेतन रखा गया है वो रखा गया है 2.5 लाख रुपए, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन रखा गया है 2,25,000। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी भत्ता, निःशुल्क आवास, चिकित्सा, वाहन एवं टेलीफोन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2,50,000 रुपए और 2,25,000 रुपए उनको तो वेतन दिया ही जाता है, इसके बावजूद उन्हें सरकारी भत्ता मिलता है, अतिरिक्त निःशुल्क आवास दिया जाता है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, निःशुल्क वाहन दिए जाते हैं और टेलीफोन की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार है। क्या कह रहा है, मतलब रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट के अंतिम महीने में उनका जितना भी वेतन होगा उसका 50% इनको, इसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अन्य न्यायाधीश को उतना पेंशन दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ
कि अंतिम महीने, रिटायरमेंट के अंतिम महीने में अगर मान लीजिए उनका वेतन 5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए 50% उसका इनको क्या मिलेगा, पेंशन के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा। और न्यायाधीशों का हस्तांतरण कैसे होता है, स्थानांतरण, तबादला, मतलब तबादला। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण के पश्चात वह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किया है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वह चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको भेजा जा सकता है। उसके पश्चात तो क्या होगा, उसके वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का वो हकदार होगा जो संसद निर्धारित करेगी। मतलब तो क्या है, हर न्यायालय में अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, तो वह उसके अधिकारी होगा, जहां उसको भेजा जाएगा उसको वही सुविधाएं वहां प्राप्त होंगी। तृतीय न्यायाधीश के मामला कोई केस आया था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 1998 में क्या था, तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने विचार किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के विषय में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, एक उच्च न्यायालय जहां पे न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है तथा एक उस उच्च न्यायालय से जहां वह स्थानांतरित किया जा रहा है, ये परामर्श करना चाहिए। इस तरह केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। कह रहा है 1998 में एक नियम बनाया गया, 1998 में यह नियम बनाया गया कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का, किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर किसी दूसरे न्यायालय में किया जाए। पहले क्या था, चीफ जस्टिस से राय लेकर राष्ट्रपति कर देते थे, उस नियम को बदल दिया गया। अब किया गया इसमें कि नहीं, चीफ जस्टिस के राय के साथ साथ जहां ट्रांसफर किया जा रहा है जिस न्यायालय में, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब क्या, जहां किया जा रहा है और जहां से किया जा रहा है, दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे मुख्य न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय के 4 जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके से भी विचार विमर्श करके उसका स्थानांतरण दूसरे जगह किया जा सकता। बिना परामर्श किए नहीं कर सकते हैं। किसे किसे करेंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, और जहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है न्यायाधीश का, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और जहां से किया जा रहा है उस न्यायालय के उस मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के उपरांत ही वह उस जज के स्थानांतरण की संतुष्टि कर सकते हैं जो राष्ट्रपति करेंगे। उच्च न्यायालयों की किन किन मामलों में स्वतंत्रता होती है न्याय करने में, और उसको हम लोग देखते हैं। उन न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि न्यायाधीशों का जो वेतन दिया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के जो खर्च होता है, उसको अनुच्छेद 229 के तहत राज्य की संचित निधि पर भारित किया गया है। राज्य की संचित निधि पर उसको क्या किया गया है,
भारित किया गया है। अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है, क्या कहता है देख लीजिए, अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब क्या हुआ कि न्यायालय के द्वारा अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार का मामला नहीं चल रहा हो तो उसके अतिरिक्त संसद द्वारा किसी न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में संसद के अंदर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होगी, कोई भी आलोचना नहीं किया जा सकता है, इसमें प्रतिबंध है। संविधान के अनुच्छेद 220, संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। क्या कर रहा है? संविधान का अनुच्छेद 220 जो है वह कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियम बनाया गया है, किसके? अनुच्छेद 220 के तहत, कि वे रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वह क्या, वह वकालत कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं और उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वह चाहे तो वकालत कर सकते हैं, उसके बाद वह किसी अन्य न्यायालय, मतलब क्या हुआ, जिला न्यायालय और मुंसफ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यानी क्या मतलब हुआ कि जहां वह पद पे हैं उन न्यायालयों में उसके समकक्ष न्यायालयों में तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उच्च न्यायालय का जज है तो वह उच्च न्यायालय में अपना कर सकता है वकालत, लेकिन जिला न्यायालय में अपने से नीचे के न्यायालयों में वो क्या, वकालत नहीं कर सकते हैं। इस पे क्या है, प्रतिबंध है अनुच्छेद 220 के तहत। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत, अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों, सेवकों की नियुक्ति कर सके। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी किसको दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश को दिया गया। यानी क्या मतलब हुआ, अनुच्छेद 229 को में, अनुच्छेद 229 में यह प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति दिया गया है कि वह क्या करे, न्यायालय के अन्य अधिकारियों और सेवकों की वो नियुक्ति कर सकता है। और क्या कहा गया है, और उनके लिए क्या सेवा शर्त होगा, क्या उनका वेतन होगा, क्या उनका कार्य होगा, इसका भी निर्धारण कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश ही करेगा। अब उच्च न्यायालय के अधिकारिताएं और क्या शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र क्या है और उसकी शक्ति क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। उच्च न्यायालय समानता अपीली न्यायालय है, अतः उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाले अधिकांश मामले जिला न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप क्या है। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी केस सीधे उठा के आप लेके चले आइए। यहाँ पे उच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों क्या है, अपीली न्यायालय है। अगर मान लीजिए जिला कोर्ट के द्वारा व्यक्ति को जब न्याय नहीं मिलता है तो वह उसकी अपील कहाँ करता है, वह तब वो अपनी वकील अपील जो करता है वह करता है हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सीधे केस हुआ आप सीधे उसको उठा के चले आए हाई कोर्ट, नहीं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय क्या है, अपीली न्यायालय है। यहाँ पे अपील किया जा सकता है निचली न्यायालय के फैसलों का। परंतु भारत में कुछ उच्च न्यायालयों में सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, कुछ अपवाद रखा गया है। कुछ प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में यह अपवाद स्वरूप रखा गया है
कि सीधे जो सिविल न्यायालय, फौजदारी नहीं, सिविल फैसले हैं, जो मामले हैं, उसको सीधे हाईकोर्ट सुन सकता है। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मामले सीधे लाए जा सकते। अपवाद के स्वरूप कहा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय में जो है क्या है, सिविल मामले को सीधे हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अन्य प्रदेशों के उच्च न्यायालय जो हैं, उसमें क्या है, अपील है, तो अपीली न्यायालय, लेकिन अपवाद और अपवाद को गिना नहीं जाता है। अपवाद तो अपवाद होता है, बाकी क्या है, हाई कोर्ट जो होता है वो अपीली न्यायालय होता है। वह निचली अदालतों के फैसलों के क्या करता है, फैसलों के बाद अगर व्यक्ति को यह लगता है कि उसे उचित न्याय नहीं मिला है, तो वह क्या करता है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालयों को आपराधिक या दीवानी मामलों में किसी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता नहीं दिया गया है। इसका अभिप्राय है कि आपराधिक मामले जनपद न्यायालय से अपील के बाद ही उच्च न्यायालय लाए जा सकते। क्या कह रहा है भाई, अभी जो बात हम बताए हैं कि आपराधिक जो मामले हैं, फौजदारी के जो मामले हैं, वो क्या है, वो सीधे हाई कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया जा सकता है। उसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा और आपको जिला न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले जिला कोर्ट में जाना होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद जो होते हैं, वो सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा से जुड़ा हुआ, चुनाव से जुड़ा हुआ, किसी प्रत्याशी के विरुद्ध जुड़ा हुआ कोई अगर मामला है, चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो वह सीधे कब, उसकी सीधे अपील उच्च न्यायालय में होती है, अन्य तदर्थ न्यायालयों में नहीं होती है। वो सीधे उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जाती है। रीट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति क्या है? उच्च न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेरण नामक रीट जारी की जाती है। वही क्या, अनुच्छेद 32, संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। उसके तहत जो 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है, उसको क्या है, जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्टों को भी है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी क्या करते हैं, संविधान के मूल भावना की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है और उत्प्रेरण है। उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवासियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकारिता वाले राज्य में किया हो। अनुच्छेद 226। देखिए क्या कर रहा है, कोई भी उच्च न्यायालय जो उसके भूभाग क्षेत्र में रह रहा हो, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के रहने वाले निवासियों के विरुद्ध तो रीट जारी कर ही सकती है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट का भी व्यक्ति जो उस प्रदेश के अंदर रह रहा हो, उसके विरुद्ध भी वो क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 226 में ऐसी व्यवस्था की गई है। ये नहीं कि मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट का व्यक्ति रह रहा है किसी दूसरे स्टेट में, तो वह इस अधिकार या इस आधार पे नहीं बच सकता है कि चूंकि हम जो है दूसरे स्टेट से हैं और हमारे ऊपर इस प्रदेश के न्यायालय का क्या होगा, रीट का जो है दायरे से हम बाहर आते हैं, उस पर वो दावा नहीं कर सकता है। अगर वह रह सकता है तो उसके खिलाफ भी रीट जारी करने के अधिकार दिया गया है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत।
उच्च न्यायालयों की रीट अधिकारिता, उच्च न्यायालयों की रीट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से प्राप्त है। अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रीट जारी की जा सकती है। जैसे संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। देखिए 5 जो रीट है वो तो जारी करता ही है, इसमें भी हाई कोर्ट को क्या है, व्यापक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद भी वह अन्य रीट भी जारी कर सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार क्या है, वर्तमान में मूल अधिकार से हटा दिया गया। कब? अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके तहत क्या किया गया था, मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में तब्दील किया जा सकता और कर दिया गया था। लेकिन संपत्ति के अधिकार में जिसकी रक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है। वह मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती है। सेम सुप्रीम कोर्ट में जो किया जाता है, क्या उच्च न्यायालय को क्या कहा गया है, संविधान का रक्षक कहा गया है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ही है, वह मूल अधिकारों का संरक्षक है और वह मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं, मतलब जनहित याचिकाओं को दायर करने का भी अधिकार दिया गया है कि वह जनहित याचिकाओं पे सुनवाई कर सकता है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता की उच्चतम न्यायालय से तुलना, जो क्या है, रीट जारी करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा की जाने वाली रीटों की प्रकृति क्या है, समान है। उच्चतम न्यायालय की रीट संपूर्ण भारत में मान्य है, जबकि उच्च न्यायालय की रीटें राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही मान्य है। क्या मतलब कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो क्या होता है, संपूर्ण भारत में मान्य होता है। क्योंकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसलिए वह संपूर्ण भारत में मान्य होता है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी कर देती है वह केवल उसका जो अधिकार क्षेत्र है वहीं तक वो मान्य होता है। उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता संवैधानिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो रीट अधिकारिता है वो स्वयं में क्या है, एक मूल अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता होती है वो क्या है, उसका संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट निकाल सकता है। अनुच्छेद 226 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 226 में यह कहा गया है कि संविधान की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय, संविधान की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए रीट निकाल सकता है। यह पावर दिया गया। इस अर्थ में उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय केवल, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रीटें निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके साथ साथ किसी भी अन्य विधिक अधिकार को भी प्रवृत्त कराने के लिए रीट निकाल सकता है। क्या कह रहा है, देखिए उच्च न्यायालय का जो
उच्च न्यायालय का जो रीट निकालने की जो शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय से व्यापक है, बड़ा है। कैसे? उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं मामलों पे रीट जारी कर सकता है जिसमें उसे लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। उच्चतम न्यायालय को अगर यह लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह उसके विरुद्ध क्या करता है? रीट निकाल सकता है। लेकिन उच्च उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय को इससे व्यापक अधिकार है। वह मूल अधिकारों के साथ साथ अगर उसको यह लगता है कि अन्य विधिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो वह उसके विरुद्ध भी क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता मूल अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है। इसे क्या है? उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है रीट जारी करने की, वो क्या है? केवल मूल अधिकारों तक सीमित है। लेकिन उच्च न्यायालय की जो रीट जारी करने की जो अधिकारिता है वह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों पर भी व्यापक। मतलब क्या है? यह इसको हाई कोर्ट को रीट जारी करने की जो अधिकारिता है वह सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, बड़ा है। अब अपीलीय न्यायालय, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। देख लेते हैं। उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। क्या कहा जाता है? क्या होता है? हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट क्या है? अपीलीय न्यायालय है। इसमें क्या किया जाता है कि निचली अदालतें मतलब जिला अदालतों और मुंसब की अदालतों के फैसलों के विरुद्ध क्या किया जाता है? अपील की जाती है, सुनवाई की जाती है। इसके अंतर्गत वही जो भी हम बता रहे हैं, इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। जिन मामलों में जनपद न्यायालय से ने 7 वर्ष की सजा सुनाई हो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण मामलों भी उच्च न्यायालयों में अपील करने का प्रावधान क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए कि जिला न्यायालय या मुंसफ न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा दे दिया गया है तो वह उसकी अपील कहाँ करता है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट में क्या कहा गया? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे संविधान के विरुद्ध सजा दी गई है तो वह उसकी अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट जो है वो अपीली अधिकार है उसके पास, वो अपीली न्यायालय है। राज्य में स्थित राज्य में स्थित सभी अधिकारियों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है तथा इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्या कर रहा है? राज्य में स्थित जितने भी अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, उस पर उच्च न्यायालय का क्या होता है? नियंत्रण होता है। और इन अधिकरण ट्रिब्यूनलों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी फैसले को, किसी चीज को लेकर ट्रिब्यूनल जो बनाया जाता है, अधिकरण बनाए जाते हैं, वो सभी जो होते हैं वो हाई कोर्ट के दायरे के अंदर आते हैं और उनके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारत के कुछ उच्च न्यायालयों में इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के खंडपीठ के निर्णयों को उसी उच्च न्यायालय में उसी उससे यही एक ठीक नहीं है। चलिए इसको अब अधीक्षण की शक्ति क्या है? उच्च न्यायालय संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय
तथा विभिन्न अधिकरणों पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय जो है, अधीक्षण मतलब निरीक्षण करने की शक्ति दिया गया है। उच्च न्यायालय जो होता है उससे नीचे जो भी न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय, मुंसफ न्यायालय, इस पे क्या करता है? वो प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों तथा अधिकरणों, ट्रिब्यूनलों पर क्या करता है? उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, वह उनकी जांच कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। मान लीजिए कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ, जिला जज के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो या अन्य अधिकरणों के जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, तो उसकी एक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन करता है? वह करता है उच्च न्यायालय। जनपद न्यायाधीशों को जनपद न्यायाधीशों को अवकाश देने का अधिकार भी उच्च न्यायालयों को है। जनपद न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा अपने पद से तभी हटाया जाएगा जब इसका उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में अनुशंसा अनुशंसा की जाए। कहने का मतलब क्या हो? अगर जनपद न्यायाधीश को छुट्टी पे जाना है तो इसके लिए उच्च न्यायालय से परमिशन लेना होता है। उसी तरह अगर जनपद न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो उसके लिए राज्यपाल क्या करेंगे? तभी उसको पद से हटाएंगे जब उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा किया जाएगा, तभी वो हटा सकते। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। जिसे क्या है? सैन्य न्यायालय के फैसलों की चुनौती हाई कोर्ट के अंदर नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए कोर्ट मार्शल का अगर हो सेना के द्वारा, तो उसकी चुनौती हाई कोर्ट को नहीं दी जा सकती है। इसकी चुनौती कहाँ दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सेना से जुड़े हुए सैन्य न्यायालय के फैसलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब अभिलेख न्यायालय, क्योंकि हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरह अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो वही देखना है क्या कि क्या होता है, देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य लिखित रूप से होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ये निर्णय अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ? बताया भी था पिछले क्लास में कि अभिलेख न्यायालय कहा जाता है कि जिनके फैसलों को सुरक्षित रखा जाए लिखित रूप में और उन्हें अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा इसी को। अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन एक हाई कोर्ट के फैसले को लोअर कोर्ट में रखा जा सकता है और दूसरे समकक्ष हाई कोर्ट में उसको रखा जा सकता है अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में। उच्च न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालयों का न्यायालय का अवमानना पर साधारण कारावास, आर्थिक दंड अथवा दोनों प्रकार के दंड का अधिकार है। अगर उच्च न्यायालय द्वारा को में अवमानना अगर होता है तो उसमें क्या कर सकता है उच्च न्यायालय? कारावास भेज सकता है, आर्थिक दंड, दोनों प्रकार की सजा दे सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान
यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक अथवा अमान्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती है। क्या है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह केवल राज्यों के ही नहीं, केवल राज्य के लिए ही नहीं, केंद्र के लिए भी वो क्या करते हैं, परीक्षण के लिए है। केंद्र की वो भी जो केंद्र विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। यदि राज्य मतलब कि विधानमंडल के द्वारा कोई कानून नियम बनते हैं और केंद्र के द्वारा भी कोई नियम बनाया जाता है, अगर वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, असंवैधानिक है, तो उसको क्या कर सकता है, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हाई कोर्ट को दिया गया है। संवैधानिक वैधता के विषय में, संवैधानिक वैधता के विषय में विधायी अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों का निम्नलिखित आधार पे चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, अगर उसका हनन हो रहा हो तो कार्यपालिका इस पे आदेश जारी कर सकती है। दूसरा, जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है यह उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है और संवैधानिक उपबंधों के अगर विरुद्ध है तो वह उसके खिलाफ क्या कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। अब उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता क्या है? निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को समझा जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक परामर्श मंडल ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से परे है। क्या कह रहा है भाई, 1900 अभी हम लोग पढ़े थे 1996 में एक फैसले के बाद से क्या किया गया, कार्यपालिका को जजों की नियुक्ति में शून्य कर दिया। तो यही कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश और उनका एक परामर्श मंडल होता है, वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जो क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप से परे होता है। कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है। इन्हें अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, कठिन है। मतलब 62 साल की उम्र तक ये क्या होते हैं, अपने पद पे काम कर सकते हैं और इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत ही जटिल है। मतलब आसानी से इन्हें हटाया नहीं जा सकता क्योंकि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें संसद दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता। क्या है, अगर न्यायाधीश को हटाना हो कदाचार तो उसके लिए क्या होगा, दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही इन्हें हटाया जाएगा। क्या है, यह एक लेंदी प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। वेतन आदि की सुरक्षा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की स्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्थिति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, केवल अपवाद स्वरूप वित्तीय आपात को छोड़कर। अनुच्छेद 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय किया गया। अभी पीछे ही बताए थे। अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट की अवमानना करता है, कोई अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो उस पर दंड देने की उसकी जो शक्ति है, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपना अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। क्या है भाई, अनुच्छेद 215 के तहत क्या कहा गया है, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है
अगर कोई व्यक्ति किसी संस्थान के द्वारा अगर उसकी अवहेलना की जाती है, अवमानना किया जाता है न्यायालय की, तो न्यायालय को इसमें क्या है, दंड देने का अधिकार दिया गया है, दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है जो उसका अधिकारिता में आचरण पे बहस नहीं, क्या कह रहा है, अनुच्छेद 121 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं किया जा सकता। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को लेकर अगर न्यायाधीश को से क्या होता है, उसके कार्यों पर संसद में बहस नहीं किया जा सकता है, उसके आचरण पे बहस नहीं किया जा सकता है। किसको, केवल महाभियोग की अगर प्रक्रिया चल रही है उसी समय इस पे बहस करने का अधिकार दिया गया है, अपवाद स्वरूप, अन्यथा नहीं। अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन से पूछा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर। उच्चतम न्यायालय देखते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत में सोपानात्मक न्यायिक व्यवस्था है और सबसे ऊंचा कौन होता है, ऊंचे शिखर पे उच्चतम न्यायालय है। भाई पिरामिड तरह की जो व्यवस्था है भारत में न्याय की, उसमें सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शीर्ष पे है। देखिए केंद्र में सबसे ऊपर कौन है देश में, सुप्रीम कोर्ट, और राज्यों में न्याय की जो सबसे ऊंची व्यवस्था है उसमें हाई कोर्ट सबसे ऊंचा है, शीर्ष पे है। दूसरा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने साल है, 65 साल है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है 62 वर्ष। तीसरा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन आदि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। टीम यही किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता होता है वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। क्या कह रहा है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चौथा कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त अथवा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया जाता है, अगर संसद द्वारा पारित महाभियोग है उस आधार पे पद से हटाया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है तथा हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। मतलब क्या हुआ, हटाने की प्रक्रिया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज की है उसी तरह हाई कोर्ट के भी जज की है, दोनों बराबर है। पांचवा है उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी शक्ति। उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी शक्ति विशेष अनुमति से अपील और संघीय विवाद के निर्धारण की शक्ति होती है, जबकि उच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति अथवा अधिकारिता नहीं होती। जिसे क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के पास क्या होता है कि राष्ट्रपति को क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, सलाहकारी शक्ति है इसके पास। और क्या क्या करता है, इसको अपीली शक्ति है। अगर मान लीजिए दो प्रदेशों के बीच कोई विवाद है, संघीय विवाद है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट और केंद्र के बीच विवाद है तो उसका निर्धारण कहाँ किया जाता है, उसका समापन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन राज्य की जो हाई कोर्ट है
उनको इस तरह की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्या मतलब होगा? अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वह अधीक्षण नहीं कर सकता है। किसका? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट को अधीक्षण नहीं कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उनको अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, वह अपने निचली अदालतों का अधीक्षण कर सकते हैं। यह शक्ति दिया गया है। अथवा है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की संपूर्ण शक्ति क्या है? हाई सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण भारत में है। अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाने वाली रीट संपूर्ण भारत में मान्य होती है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो इसके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी की जाती है उसका जो है वह कहाँ, केवल प्रदेश के उस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में ही के अंतर्गत ही वह मान्य होती है। 8वां कह रहा है उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की जो रीट अधिकारिता है, जारी करने की जो शक्ति है, वह क्या है? अपने आप में एक मूल अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता जो है अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है। प्रीलिमिनरी से संबंधित जो जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद उसको हम लोग देख लेते हैं। खास करके पीटी से संबंधित, उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 क्या है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। कहाँ? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों अभिलेख न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद क्या कर रहा है? 214 में ही कहा गया है कि उच्च न्यायालय होंगे क्या है? अभिलेख न्यायालय होंगे। 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा अर्हताएं क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी। 218 उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों को लागू करना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण कहाँ है? 219 में है। और 220 स्थानीय न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 220 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ दिए गए? अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण जो है वो अनुच्छेद 222 में रखा गया है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 नियुक्ति अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। और 226 कतिपय रिट जारी याचिकाएं द्वारा करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। और 226 ए अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता, इसको निरस्त कर दिया गया है। 227 उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। और 228 उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का हस्तांतरण। 228 ए को रद्द कर दिया गया है। 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय, मतलब क्या हो गया? पदाधिकारियों पर, सेवकों पर और अन्य उच्च न्यायालयों पे जो व्यय होता है उसको अनुच्छेद 229 के तहत रखा गया। और 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 230
क्या है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 के तहत कहा गया है। किसमें, संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था की गई है। इसी के तरह इस तरह आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है इसके तहत आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। नमस्कार, धन्यवाद।